ओके, सो लास्ट टाइम हमने कुछ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स देखे थे जो ज़रा मशहूर हैं। हमने यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल देखा था जिसकी डेंसिटी कोई भी दो वैल्यूज़ ए और बी ले लें, उन दो वैल्यूज़ के बीच में उसकी डेंसिटी बराबर रहती है। हर जगह पे डेंसिटी की एक ही वैल्यू रहेगी और वो है 1/b माइनस ए। और 1/b माइनस ए इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का जो शेप बनेगी वो रेक्टेंगुलर शेप बनती है। और अगर आप उसका एरिया 1 रखना चाहते हैं तो आप विड्थ का इन्वर्स जो है वो हाइट रख देते हैं, तो फिर एरिया 1 आ जाता है। और फिर हमने देखा था कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस भी होते हैं और डिस्क्रीट भी होते हैं। और जब भी हम फेयर कॉइन की या फेयर डाई की या कोई भी ऐसी सैंपल स्पेस, कोई भी इक्वी लाइकली सैंपल स्पेस की जब बात करते थे, तो इसका मतलब है हमारा उस स्पेस के साथ जुड़ा हुआ रैंडम वेरिएबल जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल होना था, क्योंकि हर चीज़ का चांस बराबर होना था। फिर हमने ये भी देखा कि एक ख़ास यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल जो 0 से 1 के बीच में होता है, ये रैंडम वेरिएबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिमुलेशन मेथड्स के लिए। जब आप कंप्यूटर पे सिमुलेट करते हैं रैंडम फिनोमेना, तो आप 0 से 1 वाला यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल एक बनाते हैं और उसकी बेस पे और कई किस्म के रैंडम वेरिएबल्स आप बना सकते हैं। फिर हमने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी देखा था, यानी ऐसा रैंडम वेरिएबल जो बेल शेप बिहेवियर डिस्प्ले करता है। और चूंकि नॉर्मली दुनिया के जो फिनोमेना हैं वो इसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल रखा जाता है। इसका हमने इस फंक्शन बिहेवियर हमने देखा ही था, पर हमने मैथमेटिकली भी देखा था कि ये कौन सा फंक्शन है। ये e⁻⁻x² की वजह से ये बेल शेप बनती है। और e⁻⁻x² जो कर्व है उसके नीचे जो एरिया है वो √2π होता है। अगर आप उस एरिया से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। और डेंसिटी फंक्शन में दो प्रॉपर्टीज थी, वो नॉन नेगेटिव होता है और उसका एरिया 1 होता है। इस फंक्शन में ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। एनीथिंग e⁻x जब आप लिखते हैं ना, ये नंबर अब नेगेटिव नहीं आ सकता, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो। e⁻x एनीथिंग हमेशा पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है। इनफैक्ट शायद पॉजिटिव ही होता है। और फिर हमने एरिया से डिवाइड कर दिया इसके, तो इसका एरिया भी 1 हो गया। तो ये दोनों डेंसिटी फंक्शन की इसने प्रॉपर्टीज फॉलो कर ली। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और फिर हमने इसका जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा था। जनरल फॉर्मूला ये था कि अगर आप उस कर्व को किसी ख़ास जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, यानी उसकी पीक जो है, बेल की पीक अगर एक ख़ास लोकेशन पे आप रखवाना चाहते हैं, उस लोकेशन को आप म्यू वेरिएबल कह दें। तो फिर वो जो x² हो रहा था उसकी बजाय x माइनस म्यू स्क्वायर कर दें। और उस पीक का स्प्रेड कितना है, कितनी वाइड या कितनी नैरो है वो बेल, वो एक और वेरिएबल उसको कंट्रोल कर सकता है, उसे हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। तो इसको नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन कहते थे। इसका एक और नाम भी है जो मैंने लास्ट टाइम मेंशन नहीं किया था। चलें उस नाम पे बाद में आते हैं। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हमने वापस स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी को हमने ज़रा सा डिटेल में देखा फिर। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी में ये था कि ये ऐसे ही है कि आपने म्यू को 0 रख दिया है और सिग्मा स्क्वायर को 1 रख दिया है, राइट। म्यू को अगर आप 0 रख दें और सिग्मा स्क्वायर को अगर आप 1 रख दें तो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी आ जाती है। इसका जो कर्व है, इस कर्व के नीचे लोगों ने एरियाज कंप्यूट करके रखे हुए हैं। इसकी इंटीग्रेशन शायद इतनी आसान नहीं है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो कुछ न्यूमेरिकल तरीके आपको यूज़ करने पड़ते हैं। बहरहाल जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है उसमें उसके एरियाज लोगों ने कंप्यूट करके रखे हुए हैं
और हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे 1 से -1 का एरिया देखें, मैंने कहीं पे, हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे अगर आप -1 से 1 का एरिया देखें तो वो 0.68 आता है, -2 से 2 का एरिया देखें तो वो 0.95 आता है, और -3 से 3 का एरिया देखें तो वो ऑलमोस्ट 1 आ जाता है। यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व -3 से 3 के बीच में ऑलमोस्ट इसका सारे का सारे एरिया होता है, उसके बाहर जो एरिया बहुत ही कम होता है। हालांकि ये कर्व वैसे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये कभी जीरो को टच भी नहीं करेगा, लेकिन इसका मेजॉरिटी जो एरिया है वो -3 से 3 के बीच में होता है, और इसको हम 68, 95, 99 रूल कहते थे। ओके, तो जब आपके पास कोई फिर हमने जी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी थी, या जिसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। वो सिर्फ ये था कि अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल आ गया है और उसकी वैल्यू x आई है, आपका जो रैंडम वेरिएबल x था, कैपिटल X, वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था, उसका जो पीक थी बेल शेप, उसकी पीक म्यू पे थी, और उसका जो स्प्रेड था वो सिग्मा स्क्वायर था। और अगर मैंने रैंडम वेरिएबल x के बारे में कोई प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो मुझे इस कर्व के हिसाब से आंसर या एरियाज निकालने पड़ेंगे। लेकिन ट्रिक ये है कि जिस तरह से स्टैंडर्ड नॉर्मल बिहेव करता है उसी तरह से कोई और नॉर्मल, जनरल नॉर्मल कर्व भी उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है। उसका मतलब ये है कि अगर इसका एवरेज वैल्यू, इसकी पीक जो है या बेल का जो सेंटर है वो अगर म्यू पे है, तो म्यू से ±1, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक की थी, स्क्वायर नहीं मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये सिर्फ सिग्मा होना चाहिए। एक जो जनरल नॉर्मल कर्व है उसमें भी ये जो म्यू वैल्यू होती है, इससे ±1 सिग्मा, वो भी 68% एरिया ही होता है, और म्यू से ±2 सिग्मा, वो भी 95% एरिया होता है, और म्यू से ±3 सिग्मा, वो भी 99.7% एरिया होता है। यानी बिहेवियर इसका भी ऐसा ही है, यानी ये भी 68, 95 और 99, 0.7 भी कह देते हैं, ये वाला रूल ये भी फॉलो करता है। ठीक है, यानी कोई भी नॉर्मल कर्व अपनी म्यू वैल्यू ±1 अपनी सिग्मा वैल्यू, उसका 68% एरिया होगा। म्यू ±2 सिग्मा, इसमें 95% प्रोबेबिलिटी होगी, और म्यू ±3 सिग्मा, इसमें 99.7% प्रोबेबिलिटी होगी। और तो देयरफॉर आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप यूजुअली करते क्या है कि आप अपने रैंडम वेरिएबल में x, जो आपका रैंडम वेरिएबल है, उसमें से आप म्यू को माइनस कर देते हैं। जब आप म्यू को माइनस करते हैं तो आपके पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल आ जाता है जिसकी पीक 0 पे प्लेस हुई होती है। ठीक है, अब अगर आप सिग्मा से डिवाइड भी करते हैं तो आपके पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल आ जाएगा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, जिसकी बेल की पीक 0 पे पड़ी होगी और उसका जो स्प्रेड है वो 1 का होगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। और आपके पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के एरियाज लोगों ने कंप्यूट करके टेबल्स की शक्ल में दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने लिंक ऊपर दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक पे जाएं तो आपके पास आपको ये टेबल नजर आएगा जो आपको ये प्लॉट नजर आएगा जो राइट पे है, और एंड यू कैन प्ले विद दिस। ठीक है, आप माउस से इसकी वैल्यूज ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसको ये भी बता सकते हैं कि आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से z की कोई वैल्यू पे चाहिए, या -इन्फिनिटी से z की वैल्यू तक चाहिए, या z से आगे, z से इन्फिनिटी तक का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में विल ओनली बी कंसर्न्ड विद एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 till z। ठीक है, फ्रॉम 0 till z। ठीक है, और ये जो टेबल है
इसमें भी यही एरियाज दिए हुए हैं. लेट मी टीच यू हाउ टू रीड प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम दिस टेबल. ये z लिखा हुआ है, ये z की वैल्यूज है 0.0, 0.1, 0.2, 0.34 और ये चलेगी 3 तक. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना कि 3 से आगे एरिया बहुत ही कम होता है. तो ये प्रोबेबिलिटी 0 से 3 तक प्रोबेबिलिटीज दी हुई है. अच्छा, कॉलम्स में क्या हो रहा है? कॉलम्स में सेकंड डेसिमल प्लेस है. अगर आप चाहते हैं z की वैल्यू, अगर आप यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ z, यानी z आपका एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, आपको चाहिए 0 is less than equal to z is less than equal to let's say 1.68. ठीक है, 1.68 से कम है z, मुझे ये प्रोबेबिलिटी चाहिए. आप यहां पे जाएंगे, पहले आप फर्स्ट कॉलम जो z वाली वैल्यूज हैं इनमें जाएंगे आप 1 के पास. इनफैक्ट 1.6 ढूंढेंगे आप. सो मैं नीचे चलता जाता हूं, 1.6. सो दिस इज 1.6. अब मैं सेकेंड डेसिमल प्लेस पे जाना चाहता हूं. सो 1.6 पे मैं पहुंच गया हूं और सो दैट्स 1.60, 1.61, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 65, 66, 67, 68. This is 1.68. ठीक है, तो इस कॉलम में मैं जाऊंगा, उस वाली रो में और इस वाले कॉलम में. सो रिमेंबर, सेकंड लास्ट कॉलम में मैंने देखना है. सो दिस वाज 1.6, सेकंड लास्ट कॉलम वाज 1.68. ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जो हम ढूंढ रहे थे. 0 से 1.68 तक जो प्रोबेबिलिटी है वो ये नंबर था. लेट मी कॉपी दैट नंबर, 0.4535. कर्व पे ड्रॉ करते हैं. जीरो से 1.6 कहीं इतना बनता होगा, 1.68 में भी. ये जो एरिया है 0 से 1.68 तक, ये एरिया इस टेबल में लिखा हुआ है. ठीक है, यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन आपकी? एनीवन? No. Okay, great. अच्छा, ये बताइए कि 1 तक कितना एरिया होगा? टेबल में देखे बगैर बताइए. टेबल में देखे बगैर आपने बताना है कि 0 से 1 ये क्या एरिया होगा? 0.34. 0.34, क्योंकि प्लस माइनस 1 जो था वो तो एक सेकंड, 0.34 वो तो 0.68 था, जो उसका आधा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है ये कर्व, बेल शेप्ड. तो यस, तो दैट विल बी 0.34. और वेरीफाई कर लेते हैं z की वैल्यू, इस टेबल में z की वैल्यू 1 पे देख लेते हैं. यू सी 0 से 1.0 का जो एरिया है दैट्स 34%, 0.3413. पहली क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि जी को हमने खुद कंप्यूट करना है पहले, और के बाद फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल इस तरह ही सवाल आएंगे और उलट भी सवाल आएंगे. मैं आपको एरिया दे दूंगा, फिर पूछूंगा जी की क्या वैल्यू है. ठीक है, और फिर पूछूंगा अच्छा असली रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू थी. फिर
एनीवेज ये तो भी सवाल आएंगे, विल सी। सो आपको इस टेबल से तो भी कोई डर तो नहीं लग रहा? इज द टेबल क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, and you should become experts at extracting probabilities from this table. Okay. और बाय द वे ये टेबल आपको अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में सवाल पूछता हूँ तो ये टेबल अवेलेबल होगा आपके पास, सो डोंट वरी। ओके, अब ऐसा करते हैं कि चंद सवाल कर लेते हैं। बाय द वे, ऑन अ साइड नोट, टुडेज क्लास आई टीच इट विद अ हैवी हार्ट के हमारे एक F11 के आपके एक सीनियर थे, ही जस्ट पास्ड अवे येस्टरडे आफ्टर, उनको जून में उनको कोरोना हुआ था और देन ही रिकवर्ड, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी और पिछला 1 महीना शायद वो ICU में रहे और 1 महीने बाद ही पास्ट हुए, यानी उनीब नासिर उनका नाम था। ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, a very nice person, and he passed away too soon. तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली को सब्र दे। बट माई मैसेज टू यू गाइज इज के बी वेरी केयरफुल। उनीब ऑल्सो हैड अ वीडियो लॉग यूट्यूब पे, और जब उसको कोरोना हुआ था तो उसने अपनी वीडियो में भी यही सारे मैसेजेस दिए हुए थे कि बी वेरी केयरफुल, लेकिन रिमेन पॉजिटिव। सो मेरी सजेशन आप लोगों को भी है, या बी वेरी केयरफुल, समटाइम्स इट कैन रियली स्ट्राइक यू। ये जो कोरोना है, मेजॉरिटी केसेस में कुछ नहीं हो रहा, बट समटाइम्स इट कैन रियली हर्ट यू। तो चलें, अल्लाह ताला उनीब को जन्नत नसीब करे और उसकी फैमिली को सब्र दे। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सर जी सर, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अगर 3 डिजिट आ जाते हैं 3 डिजिट के भी टेबल्स होते होंगे। यूजुअली हम एटलीस्ट इस कोर्स में हम इतनी प्रिसीजन तक प्रोबेबिलिटी मांगेंगे नहीं। ओके सर। एंड बी केयरफुल विद नॉर्मल टेबल्स। ये वाला जो नॉर्मल टेबल आपके सामने बना हुआ है, ये 0 से Z वाले एरियाज दे रहा है। कुछ नॉर्मल टेबल्स आपको मिलेंगे जो -Z से Z वाला एरिया उनके अंदर होता है, यानी इसका डबल। ठीक है, तो हर टेबल से पहले लिखा होता है कि हम कौन से वाला एरिया दे रहे हैं, तो वो पढ़ लिया करें। जब भी आप किसी टेबल को देखें पहले पढ़ लिया करें, उसके साथ लिखा होता है कि मैं कौन से वाला एरिया रिकॉर्ड किया है मैंने। -Z से Z वाला है, 0 से Z वाला है, -∞ से Z वाला है, कौन सा है। ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं वो 0 से Z वाला है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब आप लोग बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स में एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो लेट मी इंसर्ट अ पेज। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मेरे पास एक कॉइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स 0.6 है, और सवाल मेरा ये है, प्रोबेबिलिटी of 45 to 50 heads in 100 coin tosses कैसे निकालेंगे?
जी बताइए कैसे निकालें। The probability of 45 head, 46 head, 47, 48. यस यस। तो तो ऐड करें। ये बताएं कि ये जो नंबर ऑफ हेड्स है, अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरा कोई रैंडम वेरिएबल है, तो ये किस किस्म का रैंडम वेरिएबल है? तो बाइनोमियल। बाइनोमियल है, डिस्क्रीट है, नंबर है ना ये, तो डिस्क्रीट है और बाइनोमियल है। और इसके पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स होते थे n और p, वो क्या हैं हमारे केस में? सर 100 और 0.6। जी बिल्कुल, कि इस एक्सपेरिमेंट में कितने टॉसेस थे और एक टॉस पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.6। ओके, तो इसके मुताबिक तो हम ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। जहां भी आपको समझ ना लगे मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी कि 100 से 45 100 में से 45, p टू द पावर 45 और 1 माइनस p टू द पावर 55। ओके, प्लस ये ज़रा वैल्यू निकाल देंगे आप में से कोई बंदा, मुझे ये वैल्यू निकाल देगा? p को 0.6 रखें, ज़रा निकाल दें जब तक मैं आगे लिखता हूँ। p को या मैं 0.6 अब लिखने लगा। सर 8.29। बताइए क्या सर 8.29। आपने प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकाल दी 8.29 जो 1 से बड़ी आ गई है? आपने 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। मैं आपको आइंदा क्लास में नहीं बैठने दूंगा। सर इनटू 10 की पावर -4 8 8 10 पर -4 भी है सर। अच्छा, अभी आना था, और बच गए आप। ओके, सो ये बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर आप ऐसी रफ अंदाजा लगाएं, आपने कैलकुलेटर था आपके पास? जी जी सर। कितनी देर लगी आपको ये निकालने में? 10 सेकंड, 15, 10 सेकंड कर लेते हैं, 10 सेकंड कर लेते हैं। ओके, और फिर आप इधर भी करेंगे, फिर आप इधर भी करेंगे। 0.4 टू द पावर 47 था, ये देखिए मैंने गलती भी कर दी, फिर 45 लिख दिया। 47 और ये 53, इधर भी गलतियां कर चुका हूं मैं, पता नहीं कितनी गलतियां कर चुका हूं। ये 54 होना था। अब मैंने सही लिखा हुआ है कि नहीं? सही है सर। ठीक है, और ये चलता जाएगा और 100 चूज 50 तक जाएगा। 0.6 टू द पावर 50 और 0.4 टू द पावर 50। ओके, लेकिन ये आप निकाल लेंगे। देखें, आपने 10 सेकंड में अगर ये निकाल लिया तो मैं कहता हूँ चलो मिनट 2 मिनट में आप मैक्सिमम ये निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 से 60 हेड्स, अब ये उतना ही आसान होगा या बहुत देर लगेगी? थोड़ी देर यानी इतनी देर शायद लग जाएगी कि आप डरने लग गए कि मैं अटेम्प्ट करूं या ना करूं, है ना? एब्सोल्युटली सर। ओके, थोड़ी और देर। ओके, ओके, एक और सवाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6050 से लेकर 6070 हेड्स, वेयर जो मैं आपको बाइनोमियल आपको बता देता हूँ क्या था। एक्स जो था वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था 10,000 टॉसेस में।
हाँ, 10,000 टॉसेस थे और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.6 थी। इसको निकालना शुरू करते हैं। ये तो सारी जिंदगी निकालते रहेंगे। नहीं क्यों? इस सवाल को तो हम देखेंगे भी नहीं। लेकिन ठीक है, आप डर गए होंगे, लेकिन देखें ये थे कितने, 20 वैल्यूज थी, 21, 6050 से 6070, वो नंबर बड़े थे लेकिन 50 से 70 के बीच में ही जा रहा हूं, तो 20 है। यहां भी तो 15 थे, या 16 कर लें, यहां भी तो 16 नंबर थे। 6 नंबर तो आपने यहां निकाल लिए, 16 आप यहां, ये 20 है। उस तरह की मेहनत नहीं है, मतलब कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है, क़यामत तक नहीं लगे रहेंगे, पर ठीक है, तो थोड़ी सी देर लग सकती। पहला नंबर निकालते हैं, सिर्फ पहला। सर 10,000 टॉसेस कितनी देर में काउंट कर लेते हैं? 10,000 टॉसेस तो आपने यहां भी कौन से को 100 टॉस किए थे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज निकाल ली थी। यही तो फायदा है इन फॉर्मूला का, आपने टॉस करने तो नहीं है। अच्छा, लेकिन पहले वाली प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6050 हेड्स, 10,000 चूज 6050। अच्छा, ये सिर्फ ये वैल्यू कोई मुझे निकाल दे क्विकली। आपके पास तो बड़े अच्छे कैलकुलेटर होते होंगे। आहा, मैथ एरर। अच्छा, चलें ये वैल्यू निकाल दें, 0.6 टू द पावर 6050। ये तो शायद निकल ही आए, ये मेरे ख्याल में निकल आएगी। सीधा 0 हो गया, ओके। और 10,000 माइनस 6050, तो कहीं आप मुझे ये तो नहीं कहने लगे कि इसका आंसर नहीं हम दे सकते? आंसर नॉट अवेलेबल। आप कह रहे हैं कि इसका कोई नंबर बनता होगा, लेकिन आप लोगों से नहीं निकल रहा। और कैलकुलेटर लाजवाब है, लेकिन आपने मोबाइल फोन का कैलकुलेटर यूज किया? नहीं सर। तो मोबाइल फोन के भी होते होंगे कैलकुलेटर। आप में से कोई लोग होंगे जिन्होंने आई डोंट नो 50,000 रुपए या लाख रुपए खर्च दिए होंगे मोबाइल फोन पे, और वो आपको सिर्फ ये भी नहीं बता सकता। अभी तो सवाल हमने शुरू किया था आंसर करना। इनफैक्ट ये शायद जिस कंप्यूटर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्यूटर भी नहीं बता सकता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इवन दो आपके पास जो x है वो एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, उसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो बाइनोमियल वाले फॉर्मूले से निकलेगी। उसका जो असली आंसर है वो इन्हीं फॉर्मूलाज को सम कर करके आएगा, असली आंसर। बट फॉर लार्ज नंबर्स, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, इसके आंसर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े नंबर आ जाते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाली रेंज है, उस रेंज से बाहर चले जाते हैं। या जो छोटे से छोटा नंबर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। रेंज से मेरा मतलब है कि बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर भी। तो छोटे से छोटा नंबर भी जो रिप्रेजेंट हो सकता था, उससे भी छोटे नंबर आने लग जाते हैं। उनको कंप्यूटर रिप्रेजेंट ही नहीं करता, उसको 0 कह देता है सीधा। सो आपने 0.6 टू द पावर 6050 किया, सीधा आंसर 0 आ गया। आपने 10,000 टू द पावर 10,000 चूज 6050 किया, your calculator or your computer just refused. I can't represent such a large number. I can't compute this. ठीक है? So even though असली probability binomial के फॉर्मूले से आनी थी, but there are practical problems, हम probabilities compute नहीं कर सकते। और आप सोच रहे होंगे कि मैं continuous random variables के लेक्चर में discrete random variable का सवाल क्यों किया? इसलिए now we will use something called the normal approximation. ये मैं अगर आप बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कोई लेना जिसमें n की वैल्यू अगर जरा बड़ी है, ठीक है, और
प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की वैल्यू करीब है 1/2 के, ठीक है। और इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है, यानी इनके बीच में और लगाया हुआ है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है, या n बड़ा है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स हाफ के करीब करीब है, या दोनों ट्रू हो जाएं, तो तब इन केसेस में अगर आप अपना बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल या उसकी प्रोबेबिलिटीज अगर प्लॉट करें ना, तो यू नोटिस कि कुछ प्रोबेबिलिटीज इस तरह की आ जाएंगी, फिर कुछ प्रोबेबिलिटीज इस तरह की आ जाएंगी, फिर कुछ प्रोबेबिलिटीज इस तरह की आ जाएंगी, कुछ इस तरह की और इस तरह की। ये आप करके देख सकते हैं। आप एक कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते हैं, कितना है ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल्स 9, p इक्वल्स हाफ। आप ये वाला बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल लेके आए और इसका जो टेबल बनता होगा, इसका टेबल बनता होगा 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 9 हेड्स तक, और इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी टेबल ना आप अपने टाइम पे जरा फिल करके देखिएगा, ठीक है। वो जो प्रोबेबिलिटीज जब आप प्लॉट करेंगे वो एग्जैक्टली ऐसी आ जानी है, ठीक है। पॉइंट इज दिस, द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल व्हेन n is large or when probability is close to half, it behaves pretty much like a normal random variable। हालांकि ये तो डिस्क्रीट होता है, लेकिन इसके प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू जो है वो इस रेड कर्व से अप्रोक्सीमेट की जा सकती है, जो कि कंटिन्यूअस होता है। और अब हम यही करेंगे। जब बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल से हम काम करना चाह रहे थे तो 6 दफ़ा यहाँ प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी पड़ी हमें, और फिर यहाँ पे 16 दफ़ा करनी पड़नी थी। फिर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे से असली वाला जो आंसर है वो कंप्यूट ही नहीं हो सकता था, ठीक है। तो हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल वाली अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। होगा ये अब करेंगे ये कि अगर if x follows a binomial distribution with these parameters and n is large or p is close to half, then x is closely approximated. रिमेंबर, मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि असली प्रोबेबिलिटी अब ये होगी, मैं बस अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं। जब असली मैं निकाल ही नहीं सकता या देर से निकलेगी, तो कभी कभी बेहतर होगा कि चलो मैं अप्रॉक्सीमेटली कर लूं और जल्दी निकाल लूं, ठीक है। इज क्लोजली अप्रॉक्सीमेटेड बाय a normal random variable, जिसमें वो जो म्यू वैल्यू थी ना, इसका प्रूफ बाद में देख लेंगे। एक ऐसा रैंडम है जिसमें म्यू की वैल्यू n इंटू पी होगी और जिसमें सिग्मा स्क्वेयर
दूसरी वैल्यू होती थी स्प्रेड, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। ये चीज़ें हम बाद में देख लेंगे कि ये वाई इज इट के इस रैंडम वेरिएबल से ये हो रहा है, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे। पर अभी हम ये बोरो कर रहे हैं कुछ चीज़ें कि ये वो रेड कर्व होगा, n और p की वैल्यूज पे ही बेस हुआ होगा, जिससे ये बाइनोमियल कर्व अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। ओके, अब बताएं ये वाला सवाल कैसे करें जो हमसे नहीं हो रहा था। पहले मैं इनको नंबर कर देता हूं। ये था क्वेश्चन 1, ये हमने ऑलमोस्ट करके छोड़ दिया था, ये हमने कहा देर लगेगी, ये हमसे हुआ ही नहीं। 3 सवाल थे, लेट्स डू दैट। पहले तो देखते हैं कि हमारा बाइनोमियल था क्या। हमारे केस में x जो था इट वाज अ बाइनोमियल 100,6 इस तरह का रैंडम वेरिएबल था। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करना है तो जो नॉर्मल निकलेगी, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन, वो होगी n इंटू पी, सो 100 इंटू 0.6 दैट्स 60, और 100 इंटू 0.6 इंटू 1 माइनस पी, सो दैट्स 60 इंटू what 0.4 and that's 24। यस ये 24 आंसर आएगा। सो ये वो रेड कर्व होगा जो अप्रोक्सीमेट करता होगा इस बाइनोमियल वाली ब्लू बार्स को, ठीक है। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल पूछ रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 45 हेड्स से लेकर 50 हेड्स आपके पास आएंगे। अब मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करता हूं कि आप कह रहे थे x तो रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल। मैं कहता हूं कि ठीक है वो बाइनोमियल, मैं उसको अप्रोक्सीमेट करने लगा हूं वो रेड कर्व से, और जो कि नॉर्मल कर्व से उसकी डेंसिटी की वैल्यूज आ रही है। ओके फाइन। इसमें एक चीज मैं नई इंट्रोड्यूस कर दूं बिफोर वी सॉल्व दिस। आप नोट करें कि ये जो हमने बाइनोमियल ये ब्लू बार्स बनाई हैं ऊपर और उनके ऊपर रेड कर्व किया है, आप ये देखें कि जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था ये डिस्क्रीट था। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे पहले मैंने ब्लू बॉक्स लेफ्ट पे बनाया है, लेफ्ट मोस्ट ब्लू बॉक्स छोटा सा, ये 0 हेड्स की प्रोबेबिलिटी दे रहा था, ऐसा ही है ना? ये 0 हेड्स की, ये वाला 1 हेड की प्रोबेबिलिटी दे रहा था, ये वाला 2 हेड्स की, 3 हेड्स, 4 5 6 7 8। नोटिस के मैंने ये 0 कहां पे ड्रॉ किया है? बिल्कुल उस रेक्टेंगल के सेंटर पे किया है मैंने। 1 सेंटर में, 2 सेंटर में, 3 सेंटर में। देखिए मेरे पास डिस्क्रीट चीजें पड़ी हैं, तो जब मैं इसको कंटिन्यूस से अप्रोक्सीमेट करूंगा तो कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई शॉर्टकमिंग इंट्रोड्यूस हो जानी है। किसी का कोई सवाल था? कोई पूछना चाह रहे थे आप? ओके। जबकि ये जो रेड कर्व है, रेड कर्व तो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है? ये जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को जिनके बीच में 1 1 का फॉर एग्जांपल गैप है, 0 और 1 के बीच में 1 का गैप है, 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, ये तो गैप्स के साथ आ रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जबकि इधर से जो एरिया आने हैं कंटिन्यूअस से, ये तो 0 से 1 और
पूरे के पूरे एरियाज आने हैं। तो जब भी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कंटिन्यूस से अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो यू अप्लाई समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। व्हाट इज दिस कंटिन्यूटी करेक्शन? कंटिन्यूटी करेक्शन ये कहती है कि आपने अगर 45 से 50 वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, अगर आपने निकालनी है, निकाल लें, ऐसे ही कर लें। बेहतर ये होगा, थोड़ा सा बेहतर, मोर एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी इस तरह आएगी कि आप यहां अगर 45 कह रहे थे ना, तो यहां 44.5 कहें, और यहां अगर 50 कह रहे थे, इसको 50.5 करें। यानी आपकी जो भी रेंज थी उसको 0.5 आपने दोनों साइडों पे बड़ा कर दिया है। लोअर साइड जो उसकी लोअर लिमिट थी ना, वो कह रहे थे 45 से नीचे नहीं जाना, आप कहते हैं मैं और नीचे जाने लगा हूं, 0.5 और नीचे गया। 50 उसकी अपर लिमिट थी, आपने कहा नहीं मैं 50.5 थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं। इसकी वजह यह है कि कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में आप कैसे गए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई नंबर होता है 7.9 और मैं आपसे कहता कि नहीं यार मैं इंटीजर्स ही स्टोर कर सकता हूं, तो आप क्या नंबर स्टोर करते? 7.9 तो स्टोर नहीं हो सकता, तो क्या स्टोर करते? 7 स्टोर करते। एनीवन एल्स? 8 कौन बेहतर होता, जिसने 7 स्टोर किया है या जिसने 8 स्टोर किया है? सर जिसने 8 स्टोर किया होगा। क्यों? सर वो क्लोज है। क्योंकि उसने जो गलती की है या उसने जो नुकसान सफ़र किया है ना अपना नंबर स्टोर करने, वो 0.1 का नुकसान है, और जिसने 7 स्टोर किया है उसने नुकसान 0.9 का नुकसान सफ़र किया है। तो सॉर्ट ऑफ आप बेसिकली ये करते, आप राउंड करते अपने वैल्यू को और फिर 8 स्टोर कर लेते। अगर 7.1 होता नंबर, तब भी अगर मैं कहता नहीं मैं तो इंटीजर सेव कर सकता हूं सिर्फ, तब भी आप राउंड करते अपनी वैल्यू को और आप 7 स्टोर कर लेते। तो ये जो कंटिन्यूअस, अगर आप इनको कंटिन्यूअस कह लें कि ये कंटिन्यूअस डोमेन से आ रहे थे और स्टोर मैंने डिस्क्रीट में करने थे, तो आपने ये राउंडिंग की होती है। और राउंडिंग में ये होता है कि एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 ये आप अगले नंबर पे ले जाते हैं, और एनीथिंग लेस देन 0.5 ये आप पिछले नंबर पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये ही कंटिन्यूटी करेक्शन है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा जिस तरह ये 50 अगर आया है ना आपके पास, तो ये तो डिस्क्रीट में अब आप जा चुके हैं तो 50 आया है। अगर आप कंटिन्यूअस में होते तो मुमकिन है 50.1, 50.2, 50.3, 50.5 तक की वैल्यूज को आपने 50 पे मैप किया होता अगर आप कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में गए होते। तो इसलिए हम ये सारे नंबर्स ले आते हैं कि 50.5 तक जो है ना वो सारे मुझे चाहिए। इसी तरह जिसको आप 45 कह रहे हैं, तो मैंने 44.5 से नीचे वालों को भी 44.5 से ऑनवर्ड्स इनको अगर राउंड किया होता तो ये 45 पे चले जाते। तो ये एक कंटिन्यूटी करेक्शन आप करते हैं। इस अगर आप नहीं करना चाहते इट्स फाइन, ना करें, लेकिन जस्ट नो कि कंटिन्यूटी करेक्शन करने से आपके पास जो देखें अप्रॉक्सीमेशन थी ना, तो कंटिन्यूटी करेक्शन से जो अप्रॉक्सीमेशन आती है वो बेहतर आती है, वो असली आंसर के ज्यादा करीब आ जाती है। ये इसका फायदा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नोटिस करें कि अब मैं x को बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल नहीं कंसीडर कर रहा, मैं इसको एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के तौर पे ट्रीट कर रहा हूं जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी म्यू की वैल्यू 60 है और उसकी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 24 है। लेट्स सॉल्व दिस। तो अगला स्टेप ये है स्टैंडर्डाइजेशन, जी ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते थे, जी ट्रांसफॉर्मेशन या स्टैंडर्डाइजेशन।
और उसके अंदर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी 44.5 माइनस म्यू की वैल्यू थी 60 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू। ये जो 24 है ये सिग्मा स्क्वायर है। रिमेंबर हमारे पैरामीटर्स होते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर लिखा होता है, तो सिग्मा जो है वो √24 है। ये क्लियर है? इस पे तो कंफ्यूजन तो नहीं आपको? सो ये मैंने वो जी ट्रांसफॉर्मेशन याद है? कौन सी बात रिपीट करूं, 24 वाली? जी सर। जो जी ट्रांसफॉर्मेशन होती थी वो ये होती थी z इक्वल्स एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। लेकिन ये जो आपने नॉर्मल लिखा होता है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं इसको म्यू कहते हैं और इसको सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। ये सिग्मा स्क्वायर लिखा होता है यहाँ पे। मुझे तो सिग्मा चाहिए जी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो √24 हो जाएगा। इज इट एनी क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर। सो मैं अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने लगा हूं, हर जगह पे जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। इस लेफ्ट साइड पे भी मैंने ये कर दिया, मिडिल में भी मैंने एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा कर दिया, और राइट साइड पे भी मैंने 50.5। जी जी कैसे? क्योंकि आप यहाँ तक आप फॉलो कर रही थी कि हमें 60 है और ये n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी है, तो ये 24 आता है। ये जो 24 लिखा हुआ है ना, जब हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये पहला पैरामीटर म्यू होता है और दूसरा पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर होता है। ओके सर। इसलिए जब हमने यहाँ पे हमें सिग्मा चाहिए जी के अंदर। ओके ग्रेट। उसके बाद ओके, तो ये मैंने जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। आप में से कोई मुझे इनकी वैल्यूज बता सकता है जिनके पास अच्छे से कैलकुलेटर हैं, जिनसे 10,000 चूज 6050 नहीं निकला? कैन यू टेल मी दीज वैल्यूज? सर -3 पॉइंट सर जी सर -3.16 नहीं है, 26 2639 सर 3.116 है। पक्की बात है? और किसी के पास 16? ओके, -3.16 आगे 39 ऐसे ही है। जी सर। ओके, इज लेस देन इक्वल टू, ये एक्स माइनस म्यू सिग्मा, इसको मैं जी कह देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे -1.939। ग्रेट। अब कोई मुझे बता सकता है हमने करना क्या है? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? अब क्या करें? सर टेबल पे टेबल पे डीसी ऊपर है नहीं, चले, ये बात सही है। इतना आपने सही कहा कि लुक इनटू द टेबल नाउ, क्योंकि जी आ गया, जी की वैल्यूज आ गई। अब लुकअप कर लें, लुकअप इन द, क्योंकि जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, तो लुकअप इन द स्टैंडर्ड। हमारे टेबल में पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, ठीक है। दो इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो ये पहला इशू कि टेबल इज फॉर पॉजिटिव जी, दूसरा ये 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसको देख लेते हैं। दूसरी एक ये प्रॉब्लम है कि ये डेसिमल प्लेसेस तो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, हमारे पास टेबल कहाँ तक था? 2 टेबल इज फॉर 2 decimal places.
और तीसरा क्या था कि टेबल 3 से बड़ा हमारे पास नहीं है, टेबल इज स्टिल 3। ओके फाइन। ओके, डेसिमल प्लेसेस वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? वो तो आसान लग रही है, सर उस पर राउंड ऑफ करना, राउंड कर लेते हैं। ओके फाइन। सो -3.1 क्या बनेगा ये? -3.2 नहीं, ये तो 16 -3.16 है ना? और ये वाला -1.94। ओके फाइन, ये तो हो गई सॉल्व। पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं ये कौन सा एरिया बन रहा है। लेट्स ड्रॉ द कर्व। और इसमें अगेन जो मैं कहता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी में यूज कॉमन सेंस। नॉर्मल टेबल की बारी हमेशा एरिया ड्रॉ कर लिया करें, कौन सा बनता है, वहां से फिर आपको कुछ आंसर भी मिलने लग जाएंगे। सर 0 से पीछे वाला एरिया, तो ये 0 है, 0 से पीछे वाला है। और -3.16 का मतलब है कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड से कहीं से आ रहा होगा। -3.16 लेट्स से यहाँ पे है। अच्छा, -1.94 का मतलब है -2 के पास, मे बी -2 यहाँ पे होगा। ये -1.94 है। ओके, तो रफली स्पीकिंग ये एरिया बनता है जो मेरी प्रोबेबिलिटी का आंसर है, 45 से 50 हेड्स वाली जो प्रोबेबिलिटी। अब ये एरिया मैं कैसे निकालूं? सर दूसरी साइड पे कितना एरिया निकलेगा? यस, सिमेट्रिक है ना, द कर्व इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है कि अगर आपने ये एरिया निकालना है, उसकी बजाय आप ये एरिया निकाल लें। सर पॉजिटिव 1.94 से पॉजिटिव 3.16, एब्सोल्युटली 1.94 से 3.16 का एरिया निकाल लें। सही। और एक्चुअली मुझे लगता है कि कुछ कर्व्स होते हैं जो कुछ टेबल्स, हाँ असल में जो मैंने आपको टेबल दिया ना मैंने आपको टेबल 3 तक का दे दिया है, लेकिन इजीली आपको टेबल्स मिल जाएंगे 4 तक के भी, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली जो सवाल मैंने करवाया उसमें ऐसा टेबल चाहिए जो 4 तक के एरियाज रिक्वायर करता है। तो उसमें मैं चले आपको मैं चीट करवा देता हूँ। ऐसा करें आप पहले, अच्छा ओके फाइन, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये ब्लू एरिया अब कैसे निकलेगा, मुझे तरीका बता दें। एरिया तो हम बाद में देखेंगे क्या है, पर तरीका क्या होगा अब इसी टेबल को अगर यूज करना होता, ये जो आपको मैंने ऊपर बताया था टेबल। सर 3.16 की प्रोबेबिलिटी निकाल के तो उसमें से 1.99 की माइनस कर देते थे, 1.94 की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे होगा कि अगर आपके पास ये कर्व है तो आप पहले 0 से 3.16 का एरिया निकाल दें, यही कह रहे हैं आप? जी सर, जी सर। और फिर आप कहते हैं कि इस एरिया में से आप 0 से 1.94 तक का एरिया निकाल दें। हाँ, 0 से जो 1.94 का एरिया था वो माइनस कर दें, तो फिर ये ब्लू एरिया निकल आएगा। जी सर। ग्रेट। और ये एरियाज तो 0 से फलां तक के एरियाज तो टेबल के अंदर डायरेक्ट लिखे होते हैं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी के z की वैल्यू 0 से 3.16 थी माइनस प्रोबेबिलिटी के z की वैल्यू 0 से 1.94 तक थी। सही? जी। और आप ऐसा करें, ये प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूंगा 3.16, चीटिंग कर लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आप मेरे साथ अभी निकालें 0 से 1.94। सर वो टेबल शो करते हैं, मैं टेबल शो कर देता हूँ, मुझे आप बता दें टेबल में कहाँ जाना है। सर 1.9 का देखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम कौन सा देखेंगे? सर 0.04 वाला, ये वाला पांचवा कॉलम देखेंगे। चलिए, ये मैंने माउस जो है ना अपना इधर ही रखा हुआ है 5वें कॉलम पे। 1.9 पे जाएंगे पहले। जी सर।
ये जी सर। ये नंबर लिखा हुआ है जी ओके। सो 1.94 की बारी हम 0.47 1.94 की बारी हम 1.9 पे गए, 1.90, 91, 92, 93, 94 एंड दैट वाज आवर प्रोबेबिलिटी 0.4738 0 से 1.94 क्या थी 0.4738। जी सर। यार ये क्या करता है ओके माइनस 0.4738 और 0 से 3.16 की जो प्रोबेबिलिटी है ना ये 0.5 के बहुत ही करीब होगी। क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने बगैर देखे कैसे कह दिया है। 0 से 3.16 की प्रोबेबिलिटी 0.5 के बहुत करीब होगी। क्योंकि सर वो 3 की प्रोबेबिलिटी 0.9 के करीब थी, तो यूजुअली 3 से ग्रेटर हो रहा है तो 1 के करीब आ जाएगी। हाँ आप ये देखें ना कि 0 से इधर तक है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। ये रेड कर्व तो आधे एरिया के पास होगा, तो 0.5 के पास होगा। और अगर हम टेबल में देखते तो इसका आंसर शायद 0.4994 था। ठीक है इनफैक्ट 499 हाँ इस तरह का आंसर था। और इधर से फिर आंसर ही आ जाता है 0.0256 ओके। तो बहुत बहुत कम चांस है 45 से 50 हेड्स आने का। ठीक है बहुत कम चांस है। अगला सवाल करते हैं। ये तो क्वेश्चन 1 था, लेकिन अब आपने वो मेथड तो देख लिया है। लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ये था 45 से 60 हेड्स, जिसको आपने कहा था थोड़ी और देर लग जाएगी, मेहनत जो है मुझे कोई 3 गुना ज्यादा करनी पड़नी है। ठीक है आपने छोड़ दिया फॉर दिस। इधर मेहनत उतनी ही लगेगी फॉर क्वेश्चन 2 एज वेल। लेट्स डू इट। लेट्स डू क्वेश्चन 2 ओवर हियर। सर म्यू और सिग्मा की वैल्यू सेम है। आप बताएं, मैं तो सिर्फ सवाल लिखने लगा हूं। क्वेश्चन 2 ये था, प्रोबेबिलिटी आपने मुझे बतानी है 45 से 60 हेड्स की, जबकि आपके एक्सपेरिमेंट वही था। 100 कॉइन टॉसेस थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.6 थी। सिर्फ मैंने किसी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। एक्सपेरिमेंट तो वही है, रैंडम वेरिएबल तो वही है, ये इवेंट मैंने चेंज किया। 45 से 50 की बजाय 45 से 60 की प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। फिर क्या करें? सर वैसे n p का लें, फिर n p into 1 minus p। और n 100 है, p 0.6 है, ये तो सब वही आ जाना है। यानी ये सेम आएगा। यानी इसकी हाँ अगर आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो वही नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है ये। 60 इसकी म्यू की वैल्यू होगी और 24 इसकी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो वही है, बस अब सिर्फ एरिया कोई और निकालना है। क्या करूं अब मैं? क्विकली फर्स्ट स्टेप क्या था? कंटिन्यूटी करेक्शन करके जी की वैल्यू निकालनी है। ओके कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या करना है अब? 44.5 यस 44.5 is less than equal to x is less than equal to अब 60.5 60.5 ग्रेट। अगला स्टेप क्या था? z ट्रांसफॉर्मेशन, यस स्टैंडर्डाइजेशन। so 44.5 minus 60 over under root 24 is less than equal to x minus mu over sigma। मैं यहाँ डायरेक्ट z लिख सकता था। 60.5 minus 60 over under root 24 और ये क्या बनेगी? ये अगर आप मेरी हेल्प कर सकें, क्या नंबर्स आएंगे? ये तो वही है क्योंकि 44.5 वही था।
सिंगल जी। और अगला नंबर 0.1020. 0.1020। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक जान के रख लिया फिलहाल, क्योंकि मेरा टेबल फिलहाल 2 डेसिमल प्लेसेस तक था। अगर टेबल ज़्यादा का है तो ज़्यादा पे कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब क्या करें? सर अब इसको प्लॉट करके देखें किधर आ रहा है। प्लॉट करके देखें, ऑलवेज अ गुड चॉइस। तो -3.16 तो कहीं बिल्कुल एंड पे होगा, और 0.1 थोड़ा सा आगे, जीरो से हल्का सा आगे होगा, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये 0.1 होगा, तो दैट्स द एरिया। इसको कैसे हल करूं मैं अब? सर पहले 0 से 3.16 निकाल लें। यानी आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे। ओके, तो आप ये कहते हैं कि ये ऐसे होगा कि 3.16 और 0 से, ये 0 से 3.16 का एरिया निकल आएगा। फिर सर फिर उस पे 0.1 के ऐड कर देते हैं, 0 से 0.1 को। यानी आप ये कहते हैं कि असल में ये एक ये वाला एरिया था और फिर प्लस, राइट, कि ये 0 से -3.6 वाला एरिया था अगर उसको रेड कह दें, और प्लस 0 से 0.1 का एरिया था जो ग्रीन है। जी सर। और जो 0 से -3.16 का एरिया था वो आपने पॉजिटिव साइड पे लाके निकाल दिया। जी सर। और अब आप 0 से 0.1 का जो भी एरिया बनता होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। जी सर। आप बताएं। ऐड करना है सर, ऐड करना है। सो मेरा आंसर है ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि ओरिजिनल प्लॉट पे देखें, ओरिजिनल प्लॉट में 0 से -3.16 था, ये एक तरफ था, और फिर उसके अलावा कुछ एडिशनल एरिया था 0 से 0.1 का, एडिशनल एक्स्ट्रा, इसका मतलब ऐड होगा, राइट। ओके, सो अब इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं कि हमारे पास, तो हमने निकाला वो पहले 0.499। बस मैं बस उसको लिखना चाह रहा हूँ, मैं स्टेप्स बार बार फॉलो करना चाह रहा हूँ ताकि हमें ज़रा याद हो जाए कि हमने प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है। यानी हमने माइनस करना था, हमने पॉजिटिव साइड पे किया, प्लस हमने जो एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है वो था 0 से 0.1, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास पहले से मौजूद है, ये 0.4994 था, और इसका आंसर क्या है 0.1 का। टेबल में देखते हैं, टेबल में कहाँ देखूं मैं? सर 0.1 और 0.0 पे। सर ये पहला ही है 0.0398। पहला तो नहीं है, मतलब ये पहली दूसरी रो पहला कॉलम, ये वाला ना? जी सर। दैट्स 0.1, तो 0.0398। So 0.0398 प्लस 0.0398, क्या आंसर आएगा जी? सर 0.539। 0.539, तो हाफ, आधा चांस है 45 से 60 हर्ट्ज आने का। अब आते हैं उस सवाल पे जो हल हो ही नहीं रहा था हमसे, जिसका आंसर निकल ही नहीं सकते थे, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी हमारे पास। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 10,000 हेड्स थे, यानी इसमें ऐसा नहीं था कि टाइम का इशू था, ये सवाल हल ही नहीं हो रहा था हमसे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6050 हेड से लेकर 6070 हेड्स, लेकिन यहाँ पे जी 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 0.4994 जो है ना, वो इस टेबल में नहीं थी, वो मेरे पास
एक और टेबल था, मैंने वहां से देखी है, वो मैंने आपको कहा है कि मैंने चीटिंग करके आपको बता दिया है। लेकिन जीरो से 3 से आगे जो एरिया है वो 0.5 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आधा एरिया 0 से आगे है, आधा एरिया 0 से पीछे है। और जो हमने देखा था कि 99% जो एरिया है वो विद इन ±3 होता है। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि ये 0.5 के करीब एक आंसर आया है 0 से 3.16। लेकिन यू आर राइट, मैंने आपको किसी टेबल से ये नहीं दिखाया, मेरे पास टेबल मौजूद था जो 3 की बजाय 4 तक जा रहा था, तो मुझे ये वैल्यू पता थी। एनीवेज, ओके, अब मुझे बताएं कि मेरा अगर मैंने अप्रोक्सीमेट करना है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से, तो वो कैसा नॉर्मल रैंडम? 6000 और 2400। सो वो 10,000 इंटू 0.6 बनेगा। जी सर। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 म्यू आएगा इसका, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.6 विच इज 0.4, वो ये बनेगा। यानी वो बनेगा 6,000 और 2400, यानी ये इसकी वो म्यू वाली वैल्यू है, ये इसकी सिग्मा स्क्वायर वाली वैल्यू है। ओके, जब आप मुझे प्रोबेबिलिटी का कहते हैं तो इट्स क्या करूं अब मैं? व्हाट डू आई डू? क्या लिखूं? स्टैंडर्डाइज करें। 6049.5 स्टैंडर्डाइज तो बाद में कंटिन्यूटी करेक्शन हो रही है। is less than equal to x is less than equal to 6070.5. अब स्टैंडर्डाइज 6049.5 माइनस 6000 म्यू की वैल्यू ओवर 2400 का स्क्वायर रूट। ये आप कोई ये वैल्यू कंप्यूट कर सकता है जब तक मैं आगे लिख रहा हूँ? 1.01। आप कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1.01। ओके फाइन। और ये आए इधर करेंगे 6070.5 माइनस 6000 ओवर 2400 का अंडर रूट, और इसकी अगर कोई मुझे वैल्यू बता दे। 1.44 कर दूं 2 डेसिमल प्लेसेस। हम 2 डेसिमल प्लेसेस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस टेबल को हम देख रहे हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक था। अगर आपके पास ज्यादा वाला है तो ज्यादा एक्यूरेसी तक जाए। अच्छा, अब क्या करें जी? कर्व ड्रॉ कर लें। जी सर। और 1.01 से, so अगर ये 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, so ये कोई इस तरह का एरिया है। 1.01 से लेके 1. हर बारी वैसे कर्व ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन कई दफा बस आपको वो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह की चीजें होती हैं तो थोड़ा एक सेंस बन जाती है। ये मैंने 1.44 कुछ ज्यादा आगे बना दिया है, पर बहरहाल। सो 1.01 से 1.44 कैसे निकालूं? सर पहले 0 से 1.44 का निकाल के ऊपर से 0 से 1.01 माइनस करते हैं। यानी मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ 0 से 1.44 की, फिर उसमें से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी 0 से 1.01 तक होने की। एंड कैन यू गाइज हेल्प मी आउट फ्रॉम द टेबल? 2 नंबर्स हैं, 1.44, 1.01। 1.44 एंड 1.01। टेबल आपके सामने है, मुझे वो 2 नंबर्स बता दें आप। सॉरी, व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग? टेबल आपके सामने है, मुझे वो 2 नंबर बता दें। एक मुझे ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। सर 0.4251। ये वाली प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं 0.4251 है? जी सर। और ये आपने कैसे निकाली? 1.4 पे गए, फिर 40, 41, 42, 43, 44, आपने ये प्रोबेबिलिटी निकाली? जी सर। ओके ग्रेट। और अब आपने निकाली है 1.01 की 0.3665। कैसे निकाली? आप 1.0 पे गए, फिर 00 और 01। सॉरी 0.3438।
यानी ये वाली। जी सर। आप पहले 1.0 पे गए, 1.00, 1.01, दैट्स 0.3438। ओके, सो दैट्स 0.3438। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे कहीं पेस्ट कर देते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज ये आती हैं। तो आंसर क्या आया फिर? 0.083। सो इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर विल बी, पूरा लिख देता हूँ, 0.4251 माइनस 0.3438। क्या आंसर निकला? 0.0813। तो काफी कम चांस है, 0.08। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकल आई। सो हमने ये देख लिया कि ये जो नॉर्मल कर्व है इसका फायदा कितना हो रहा है कि ना सिर्फ ये, एक तो मैं कह रहा था कि जो असली फिनोमेना है वो इस तरह बिहेव करते हैं, वो ना सिर्फ कंटिन्यूस असली फिनोमेना ऐसे बिहेव करते हैं, इवन जो डिस्क्रीट असली फिनोमेना है जैसे बाइनोमियल, जैसे नंबर ऑफ हेड्स, ये तो डिस्क्रीट होता है, ये भी इसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं। देखो जो नॉर्मल कर्व है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को भी अप्रोक्सीमेट कर लेता है। ठीक है, हमने एक यानी ये सब तो हो गया। हमने एक और भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, पॉइसन, याद है आपको? सर ये मैं टेबल में कंफ्यूज हो रहा हूँ, टेबल यूज करना नहीं आ रहा अभी। ओके, बताइए कंफ्यूजन क्या है? ये मतलब कि हम टेबल से क्या वैल्यू किस तरह फाइंड कर लेते हैं? ओके, ये वाला जो डायग्राम, जो प्लॉट बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं? यस सर। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का प्लॉट है, यानी ये मैं इस पे मुझे लिख देना चाहिए था। ये जो ब्लू कर्व है यार, ये व्हाई इज इट बिहेविंग दिस वे? ये जो ब्लू कर्व है मेरे पास, ये वो वाली बेल है जो 0 पे प्लेस हुई, इसकी पीक, और इसका स्प्रेड या सिग्मा स्क्वायर वो 1 है। ठीक है, इसमें ये जो ब्लू एरिया, शेडेड ब्लू एरिया है यहाँ पे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 34.13%, ये इस कर्व के नीचे एरिया है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, और 34.13% का मतलब है, परसेंट का मतलब ही ये डिवाइड बाय 100, परसेंटेज साइन का मतलब ही होता है डिवाइड कर दें 100 से, तो ये बनेगा 0.3413। ये एरिया 0.3413 है। ठीक है, इनके मुताबिक। अब इस टेबल में जाके देखते हैं। टेबल में मैंने जो चीज देखनी है वो ये है, z की वैल्यू 1। ओके, ये टेबल में मेरे पास z का कॉलम है एक, जिसमें z की वैल्यू 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह बताई हुई है, और इस टेबल में z की वैल्यू 1 यहां पे है। ठीक है, मेरे साथ है? आपका नाम क्या है? यस सर, अरसलान। अरसलान। सो यहां पे z की वैल्यू 1 है, फाइन। पर मैं अभी एरिया को नहीं देखा, मैं सिर्फ z की वैल्यू देखी है। अब जब मैं कॉलम्स में देखता हूं तो ये कहता है कि z की जो भी वैल्यू यहां पे थी, 0.0 या 0.1 या 1 जो भी थी, उसके आगे जो सेकंड डेसिमल प्लेस है ना, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, अब ये वो चल रहा है। तो ये हो जाएगा, हम उधर z पे 1 पे बैठे थे, मेरे पास अब यहां पे आ जाएगा 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05। मैं जौन सी भी रो में बैठा हूं, लेट्स से मैं 0.3 वाली रो में था, तो ये बनेगा 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34 एंड सो ऑन। आप ये बात फॉलो कर रहे हैं?
नो सर, यही नहीं समझ आ रहा। ओके ओके, दूसरे तरीके से करते हैं। पॉइंट 3 ले लेते हैं। पॉइंट 3 के आगे एक ये बॉक्स बना हुआ है। जी ये बॉक्स को मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, और ये कहां से कहां तक की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी है 0 से लेकर 0.30 तक, वो ये प्रोबेबिलिटी लिखी है। कोई और पकड़ लेते हैं, ये वाली प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये वाली प्रोबेबिलिटी है 0 से लेकर 0.5, यहां लिखा हुआ है 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.54 तक जो प्रोबेबिलिटी वो ये बनेगी। अब वापस 1 पे जाते हैं। 1.0 वाला जो खाना है, 1.00 वाला खाना, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 0.3413 है, यानी 0 से 1 तक जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3413 बनेगी। और इन्होंने ये जो डायग्राम प्लॉट हुई है कर्व, इधर भी क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.3413, सेम नंबर है। यानी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, हर खाने के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, ये 0 से ये वाला नंबर उठाते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 0 से इस z तक है 0.22। जो z की पूरी वैल्यू है वो ये रो और कॉलम को देख के बन रही है, ये 0.22 बनता है। ठीक है, मैं सर ये 0 से 0.2 तक तो आ गई 0.0871। नहीं, ये 0 से 0.2 तक नहीं आई। z की वैल्यू, जो z पूरा नंबर है ना, वो सिर्फ इसको देख के नहीं बन रहा। z का पूरा नंबर ऐसे बन रहा है। मैं एक z बनाता हूं। पहले मैं इधर नीचे देखता हूं तो 0.2 लिखा हुआ आता है, मैं लिख देता हूं 0.2, लेकिन अभी z खत्म नहीं हुआ। फिर मैं कॉलम में देखता हूं, कॉलम में यहां पे 0.02 लिखा हुआ है, यानी 0.2 प्लस 0.02, अब z बना है 0.22, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, 0.2 और 0.02 इनको ऐड करें, ये z बना है आपके पास। और अब ये जो 0.0871 लिखा हुआ है ना, ये एरिया है 0 से 0.22 तक जो भी z बना था, वो ये 0.871 ये एरिया बना हुआ है। कुछ क्लियर हुआ? जी सर, कुछ हो गया। ठीक है, अच्छा, आई वुड हाईली रिकमेंड, ये टेबल असल मैंने इस वेबसाइट से लिया है, mathsfun.com। ठीक है, तो आप ये URL कॉपी करके प्ले अराउंड विद दिस, ये आप इस कर्व से भी खेल सकते हैं, ये एरियाज को देख सकते हैं किस तरह चेंज हो रहे हैं, सो ऑन। ठीक है, सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस वेबसाइट को देख लें, जस्ट टू गेट अ फील। जी जी सर, ये जो सबसे फर्स्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था ना कि जिसका एरिया नेगेटिव आ रहा था तो हमने पॉजिटिव की तरफ जाके उसको किया, फिर माइनस किया। जी जी, ये फर्स्ट, इसके लिए समझ लगी कि वो माइनस में रहा था तो हम लगा था कि सर हम फिर पॉजिटिव में करेंगे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, यही वाला इसका पता। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि इसका एरिया आप मुझे निकाल के दें, या जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट, कि कैसे निकालेंगे? सर क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता शायद। नहीं तो मुझे बताएं ना, मैं क्या करूं अब, ये सवाल है। व्हाट डू आई डू? मैंने प्लॉट कर लिया, प्लॉट किया, मैंने देखा कि एरिया ये बनता है, ये जो रेड वाला है। आप मेरे साथ हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? जी सर, अली यासीन सर। अली। अली, तो रेड, तो आप अग्री कर रहे थे कि हमने एरिया रेड वाला निकालना था। जी सर, यहाँ पर टेबल पे हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं थे। जी सर, नहीं थे।
लेकिन हम ये देख चुके थे कि जो नॉर्मल कर्व है वो सिमेट्रिक यार व्हाई डज दिस कीप हैपनिंग। लेकिन हम ये देख चुके थे कि नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिक होता है। जी सर। वो इस केस में तो सिमेट्रिक अराउंड 0 है, लेकिन जनरली वो सिमेट्रिक होता है वो अराउंड जो भी म्यू की वैल्यू है ना। जी सर। और अगर वो सिमेट्रिक है इसका मतलब है कि जो एरिया इस नेगेटिव साइड पे रेड वाला है वही इस पॉजिटिव साइड पे ब्लू वाला होगा। जी सर। सिमेट्रिक है इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा होगा? बिल्कुल सिमेट्री यूज की है। ओके थैंक यू।